अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। अमरीका और चीन के दरमियान हालिया आला सतही सफारती मुलाकातों और तिजारती मुज़ाकरात को इब्तिदा में एक मुमकिन पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा था। ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही थी कि अमरीकी और चीनी सदर के दरमियान ये मुलाकातें न सिर्फ तिजारती कशीदगी में कमी ला सकती हैं बल्कि मशरिक़ वस्ता समेत दीगर खित्तों में जारी तनाव के हवाले से भी कुछ नई राहें निकाल सकती हैं। लेकिन अब सामने आने वाली मालूमात, बयानात और सफारती रद्दअमल को देखा जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अमरीकी सदर का दौरा चीन उस सतह की कामयाबी हासिल नहीं कर सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। क्योंकि अगर किसी बड़े सफारती राब्ते को कामयाब करार देना हो तो उसके असरात एतमाद साजी, पॉलिसी में नरमी और मुश्तरका मौक़िफ़ की सूरत में नजर आते हैं। जबकि अमरीका और चीन के मामले में अब भी बुनियादी इख्तलाफात जू के तू मौजूद हैं। हकीकत यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान जारी तिजारती जंग सिर्फ टैरिफ या दरामदात तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये अब आलमी ताकत के तवाज़ुन, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, तवानाई, अस्करी असर रसूख और खित्ते में सियासी तरजीहात तक फैल चुकी है। अगर अमरीका ये तवक्को कर रहा था कि चीन एक मरतबा फिर अमरीकी दबाव के तहत वसी माशी रियायतें देगा तो बज़ाहिर ये अंदाज़ा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। गो कि अमरीकी हुक्काम की जानिब से कहा गया कि चीन अमरीकी तेल खरीदने और बोइंग के तैयारे लेने पर आमादा है, लेकिन ये इकदामात बड़े स्ट्रेटेजिक समझौते की बजाय महदूद इक्तसादी इशारे ज़्यादा महसूस होते हैं। असल सवाल यह है कि आखिर चीन अब पहले जैसा रद्दअमल क्यों नहीं दे रहा? तो इसका जवाब गुज़श्ता 2 दहाइयों में चीन की माशी तब्दीली में पोशीदा है। एक वक्त था जब चीनी बरामदात बड़ी हद तक अमरीकी मंडी पर इन्हिसार करती थी, लेकिन आज चीन ने अपनी सनती जो बुनियाद है उस हद तक वसी कर लिया है कि वो मसनूई ज़हानत, इलेक्ट्रिक कार्स, दिफाई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग के कई शोबों में आलमी सतह पर मजबूत पोजीशन हासिल कर चुका है। यही वजह है कि अमरीकी महसूलात में इजाफे के बावजूद चीन शदीद दबाव महसूस करता नजर आता है। बीजिंग अब सिर्फ माशी ताकत नहीं रहा बल्कि मुतबादिल आलमी इक्तसादी मरकज़ बनने की कोशिश कर रहा है। यही वो नुकता है जहाँ अमरीका और चीन के दरमियान एतमाद साजी तकरीबन नामुमकिन दिखाई देती है, क्योंकि एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब दोनों फरीकैन ये समझे कि उनके बुनियादी मफादात एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वाशिंगटन चीन के बढ़ते असर व रसूख को महदूद करना चाहता है, जबकि चीन अमरीकी बालादस्ती से निकल कर एक आज़ाद आलमी किरदार इख्तियार करने की कोशिश में है। गो कि दोनों ममालिक के दरमियान वक्ती मुआहदे तो हो सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल एतमाद कायम होना मुश्किल दिखाई देता है। और जब कोई रियासत माशी खुद मुख्तारी हासिल कर लेती है तो उसके सफारती फ़ैसले भी ज़्यादा आज़ाद हो जाते हैं। और यही वजह है कि माशी ताकत ने चीन को ये मौका दिया है कि वो खित्ते में ऐसे फ़ैसले भी कर सके जो अमरीकी तरजीहात के ख़िलाफ़ हों। इसीलिए हालिया आलमी बहरान में चीन ने खुद को मुकम्मल तौर पर अमरीकी मौक़िफ़ के करीब नहीं रखा, और जबकि अमरीका चीन से खित्ते में कशीदगी कम कराने या बाज़ मामलात में ताउन की तवक्को रखता था। लेकिन सवाल यह है कि चीन ऐसा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो इसकी एक बुनियादी वजह चीन के तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। चीन तवानाई की ज़रूरियात, तिजारती रास्तों और इलाकाई तवाज़ुन के लिए मशरिक़ वस्ता में मुस्तहकम ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है। खुसूसन ईरान के साथ चीन के ताल्लुकात सिर्फ सफारती नहीं बल्कि इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक नौइयत के हैं। चीन और ईरान के दरमियान तवीलुल मुद्दती ताउन के माहदे, तवानाई के शोबे में इश्तराक और इलाकाई शराकत दारी मौजूद है। यही वजह है कि चीन ईरान के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम करने से गुरेज करेगा जो बराह रास्त अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। यानी चीन ईरान को एक मसला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शराकत दार के तौर पर देखता है। शायद यही वजह है कि जब चीन से अमरीकी तवक्कुआत पूरी होती नज़र नहीं आई तो अमरीकी सदर का लहजा एक मरतबा फिर सख्त होना शुरू हुआ। और यही वजह है कि एक ताज़ा इंटरव्यू में ट्रंप की जानिब से ईरान के बारे में सख्त बयान सामने आया, जिसका कहना है कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो मैं जुनूनी हो जाऊंगा। अब ट्रंप के इस बयान को देखा जाए तो ये सिर्फ एक धमकी आमेज सियासी बयान नहीं बल्कि अमरीकी हिकमत अमली में दोबारा सख्ती की वापसी का इशारा भी हो सकता है, क्योंकि चंद रोज़ पहले तक ऐसा महसूस हो रहा था कि वाशिंगटन दबाव और मुज़ाकरात दोनों रास्ते साथ साथ इख्तियार कर रहा है, लेकिन अब अमरीकी सदर का लहजा निस्बतन जारहाना दिखाई दे रहा है। इस तब्दीली की एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद अमरीकी सदर ने यह महसूस कर लिया हो कि चीन जैसे ताकतवर मुल्क की मुमकिना मुआवनत के बगैर खित्ते में मतलूबा नताइज हासिल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन आलमी सियासत में जब बड़ी ताकतें सख्त ज़बान इस्तेमाल करना शुरू करती हैं तो उसके असरात सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहते बल्कि इससे पूरे खित्ते का माहौल मुतासर होता है। यही वजह है कि ईरान के हवाले से अमरीकी सख्ती बढ़ने के बाद एक मरतबा फिर कशीदगी में इजाफे के खदशात सामने आने लगे। इसी तनाजुर में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू ख़ास अहमियत इख्तियार कर गई, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज़ में अमरीका पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इस वक्त मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एहसान अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो दोनों तरफ का लहजा आपने देखा, सुना, स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो मैं जुनूनी हो जाऊंगा। अब्बास इराक़ची इसको रेसिप्रोकेट करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें अमरीका पर कोई एतमाद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर यही एतमाद साजी का फुकदान रहेगा, ट्रस्ट डेफिसिट और लहजों में यूँ ही सख्ती आएगी, तो फिर क्या समझा जाए
क्या ये दौरा चीन की नाकामी है जिस पर सबकी नज़रें लगी हुई थी कि चीन से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन सूरत हाल तो अक्सर मुख्तलिफ नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रियान, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम वी स्पोक इन योर स्टूडियो कपल ऑफ इयर्स बैक, जी। दोबारा आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लें कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट शी की आपस में मुलाकात हुई है वो किस एक कॉन्टेक्स्ट में हुई है। एक ऐसी एनवायरनमेंट के जिसमें यूएस और चाइना का एक ट्रेड टेंशन है, एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग लगी हुई है और दूसरी तरफ उस जंग की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस है, एक कंसर्न है पूरी दुनिया के इसकी वजह से। जब इतना ज्यादा आपने भी उसको रेफर किया, दोनों की तरफ डीप रूटेड मिसट्रस्ट भी है। यूएस ने अपनी जो 2025 नवंबर में इशू हुई थी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसमें चाइना के ऊपर काफी सारे इल्जामात लगाए थे, जिसके अंदर प्रेडिटेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने बात की थी। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा था कि अगर हम यू चाइना को एंगेज करते हैं और एक इकोनॉमिक रीबैलेंस लेकर आते हैं तो सन 2040 तक हमारा जो जीडीपी है वो 40 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी जा सकती है। सो ये कोई आइसोलेशन में ऐसी चीज नहीं हो रही कि चाइना को एंगेज किया जा रहा है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर ये चीजें उन्होंने लिखी हुई हैं कि जी हमने चाइना को अल्टीमेटली एंगेज करना है। और ये भी साथ नजर आ रहा है कि ये जो कॉन्फ्रंट्रेशन है जिस इसके अंदर जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो मजीद चल नहीं सकती है, इसलिए क्योंकि चाइना अब उस इकोनॉमिक डोमेन के अंदर इतना अपना हाथ टाइट कर चुका है, चाहे वो सप्लाई चेन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो बाकी मुल्कों को अपने साथ मिलाने में है। 2003 के अंदर 31 मुल्क ऐसे थे कि जिनका चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस था एज कंपेयर टू यूएसए। 2025 में वो 31 मुल्क बढ़ के 145 हो चुके हैं। सो ऐसे इस सारी हालात के अंदर रहते हुए अगर आप खाली इकोनॉमी को देख लें, एट द सेम टाइम जो इंडो पैसिफिक के अंदर यूएस अपनी एक मिलिट्री हेजिमोन भी रखना चाहता था, पिछले चंद सालों के अंदर एक बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट आई है, खास तौर पे टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, जो कि चाइनीज आर्म फोर्सेस ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। और उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन वॉर टाइम प्रूविंग हुई है J-10C और PL-15 के इस्तेमाल के साथ पिछले साल मई के अंदर, जो पाकिस्तान ने इनको करके दिखाया। सो वो जो पहले समझा जाता था कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो सब स्टैंडर्ड है, वो उस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, या वो उनकी इकोनॉमी के अंदर इतनी रेजिलियंस नहीं है, वो तमाम शक व शुबात जो है वो अब इन रिसेंट टाइम्स के अंदर खत्म हो गए। लेकिन इसके साथ ये भी रखिए कि ईरान जो है वो चाइना का मेन ऑयल प्रोवाइडर है, सप्लायर है। अब जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर चाइना की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असरात आ रहे हैं। ऑल्दो कि चाइना के पास तकरीबन 1.5 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है, स्टेट का भी और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी मिला के, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन उतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, उतनी बड़ी उनकी रिक्वायरमेंट भी है। सो ये इसके रेमिफिकेशन जो है इस ऑयल के डिसरप्शन के अंदर वो तो उनको आ रही है। लिहाजा अगर आप इसको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अंदाज से देखें कि दो दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, एटलीस्ट उन्होंने बात करना शुरू की है। अब जब वो बात करना शुरू करेंगे तो उसके बाद मजीद रास्ते निकल सकते हैं। ये नहीं होता कि जब आपके इतना ज्यादा मिसट्रस्ट हो, इतने आपको एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो, आपको एक दूसरे की बातों के ऊपर यकीन ना हो और एक दूसरे के ऊपर आप एस्पियोनाज और यूजर्पिंग दी इंटरेस्ट के इल्जाम लगा रहे हैं, और एकदम आप बैठे 2 दिन के दौरे के बाद आप समझें कि जी तमाम मामला हल हो जाएंगे, नहीं होंगे। अभी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ्स हैं स्टेट लेवल के जो हैं वो आपस में बैठ के बातचीत करना शुरू करेंगे ताकि इसके अंदर कोई हल निकल सके। देखिए, चाइना की इकोनॉमी जो है तकरीबन 20 ट्रिलियन के ऊपर है। अमेरिका की आबादी जो है वो जो इकोनॉमी है वो 32 ट्रिलियन के ऊपर है। इतनी बड़ी इकोनॉमीज के साथ जब आप रह रहे हो और एक इंटरकनेक्टेड डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जिसको आजकल थोड़ा कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो गई है, लेकिन जिस तरह का इंटरकनेक्ट डिपेंडेंस और इंटरकनेक्टिविटी है, ये बड़ी ताकतें एक दूसरे से बहुत ज्यादा देर के लिए अलहदा नहीं रह सकती, पर फोर्स उनको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसी वजह से जो जो चीज सामने इनकी निकल रहा है, आ रही है बात, दैट विल कि कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाएगा।
और इस मुलाकात के एज एन आउटकम जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको स्टेबलाइज बिल्कुल किया सही, जाएगा, लेकिन उसको। एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या चीन ईरान पर प्रेशर डाल सकता है, और क्या ऐसा करता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, चीन का लेवरेज है ईरान के ऊपर। और जैसे मैंने बीच में पहले कहा कि जो तकरीबन 60% ऑयल जो हुर्मुज से निकलता है वो चाइना जाता है, और ईरान का तकरीबन 80% ऑयल जो है वो चाइना को जाता है। 25 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है ईरान और चाइना के दरमियान। नॉट ओनली कि जो सप्लाई चेन की डिसरप्शन है, बट इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ब्रेंट 106 से 107 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो ऑयल प्राइस है उसकी वजह से भी चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, चाहे वो ईरान से ले या किसी और से ले, लेकिन हायर ऑयल प्राइस की वजह से चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट आता है। सो देयरफॉर, इफ नॉट ओपनली, बैकडोर के अंदर चाइना जरूर, मैं प्रेशर नहीं कहूंगा, लेकिन अपना लिवरेज जरूर इस्तेमाल करेगा टू रिजॉल्व दिस इशू, किसी भी सूरत में, दोनों पावर्स के लिए, अमेरिका के लिए भी और चाइना के लिए भी। ये जो एक तवील जंग जो है वो किसी भी तरीके से दोनों के फायदे में नहीं है। ठीक, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आपने सुना कि ईरान मुआहिदा कर ले नहीं तो मैं जुनूनी हो जाऊंगा। ज़ाहिर है इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं, लेकिन उस पर ईरानियन साइड का जो रद्दअमल है वो भी सामने आया है। ये किस कंडीशन पे बुनियादी तौर पे आपको लगता है डेडलॉक है, जिस पे वो कन्विंस करना चाहते हैं ईरान को, या जिस पे प्रेशराइज करना चाहते हैं कि विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन राज़ी हो जाए ईरान और उसके बाद मामला ख़त्म हो जाए? वो क्या है? वो यूरेनियम एनरिचमेंट है, उसका जौहरी प्रोग्राम है, या कोई और मामला है? आई थिंक दो मेन बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो यही हैं, रादर तीन अगर आप कह लें। एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट, उसके ऊपर जो मॉरिटोरियम, क्योंकि जेसीपीओ में ईरान ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हुए थे, उनसे नीचे आना। सेकंड इज कि जो एग्जिस्टिंग एनरिच्ड है 60% तक का, उसका डिस्पोजल। और थर्ड है मैनेजिंग कंट्रोल इसके ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये तीन स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल, शायद जो ऑप्शंस ईरान प्रेजेंट कर रहे हैं वो मानने के लिए। एक चौथा मेरा ख्याल है वो ये है कि जब आप जंग बंदी पे जाते हैं तो वो जंग बंदी की डिमांड जो है कि तमाम प्रॉक्सीज जो कि ईरान है उनके खिलाफ भी जो जंग चल रही है उसको भी बंद करें। तो शायद उसकी तरफ, उसमें इसराइल की तरफ से भी प्रेशर होगा कि जी इसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सो मेरी नज़र में ये चार मेन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सही, और ज़ाहिर है इजराइल एज ए स्पॉइलर अपना रोल प्ले कर रहा है इसमें, और हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में इसी पर बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसान अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत डिफेंस शुक्रिया। एनालिस्ट एहसान अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो इसराइल का रोल है इस सारे इस फास और केओस के अंदर, ज़रा उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मगरबी और इजरायली नवाज मीडिया की हालिया रिपोर्टिंग में एक वाज़े पैटर्न उभर कर सामने आया जो पाकिस्तान के बतौर कलीदी सफारती सालिस की उभार को निशाना बना रहा है। जैसा कि अमरीकी नशरियाती इदारे CBS की पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी वाली अफवाह से लेकर BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स की अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मुतालिक इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स तक, ये सब एक मरबूत मुहिम का हिस्सा है जो गलत और गुमराह कुन मालूमात को तूफान है, जो अमरीका और ईरान तनाव में पाकिस्तान की गैर जानिबदार सालिसी को कमज़ोर करने के लिए तैयार किया गया है। और नेतन्याहू की हुकूमत का इसमें बराह रास्त मफाद वाबस्ता है, क्योंकि दर हकीकत खित्ते में अमन मुआहदे इसराइल के मुस्तकिल ख़तरे वाले बयानिए को ख़त्म कर देंगे जो सेहूनी रियासत की अंदरूनी सियासी बका की बुनियाद है। ये इसराइली है जो मशरक़ वस्ती और जनूबी एशिया पर असरअंदाज होना चाहता है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ख़ारजा ने नेतन्याहू की मुबैना खुफिया दौरे की तरदीद की, लेकिन इसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ने सऊदी हमलों की अफवाहों के जरिए ईरान और अरब ममालिक में बदएतमादी को हवा देने की कोशिश की, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी को बरकरार रखना था। दरहकीकत इस प्रोपेगेंडा मुहिम की जड़ें नेतन्याहू की सियासी कमज़ोरियों में हैं, और गज़ा तनाज़े के बाद सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म की साख ज़वाल पजीर हो चुकी है, और ऐसे में वो बैरूनी दुश्मन के बयानिए के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इजरायली लॉबी, हिंदुस्तानी मीडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे और अफगान बलोच नेटवर्क्स के साथ मिलकर ये तश्कील दिए जाने वाले बयानिए पाकिस्तान को गैर मोतबर साबित करने पर मरकूज़ हैं। इसी हवाले से एक अमरीकी नशरियाती इदारे की ईरानी तैयारों वाली खबर वाशिंगटन में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जबकि BBC की फ़रका वाराना तनाव और अस्करियत पसंदी की रिपोर्ट्स सफारती साख को कमज़ोर करने की कोशिश करती नजर आई। अब ये नैरेटिव
सेचुरेशन महज इत्तफाकी नहीं बल्कि ये उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान ने तेहरान, रियाद, अबू धाबी, बीजिंग, वाशिंगटन और अनकरा के साथ इस्तेहकाम की कोशिशें तेज़ की, क्योंकि पाकिस्तान का सफारती किरदार जुग्राफियाई हक़ाइक़ पर मबनी है, जिनमें आलमी तवानाई रास्तों का तहफ़्फ़ुज़, सरहदों का इंतज़ाम, माशी तसलसल और इलाकाई जंग की रोकथाम शामिल है। और ख़ास तौर पर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में इस्लामाबाद की सालिसी को सऊदी अरब, UAE और हत्ता के मगरबी हलकों ने तस्लीम किया है, जो यकीनी तौर पर नेतन्याहू के लिए काबिल कबूल नहीं है। और हिंदुस्तानी मीडिया इसमें फोर्स मल्टीप्लायर का किरदार अदा कर रहा है और वो मगरबी नैरेटिव्स को इलाकाई सतह पर फैलाकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अफगान इल्ज़ामात को जज्बाती तौर पर पेश करके ये नेटवर्क्स पाकिस्तान की अंदरूनी कमज़ोरी को उजागर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ताहम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल स्ट्रेटेजिक है, यानी पाकिस्तान की खामोशी, सफारतकारी और ठोस नताइज से ये मुहिम नाकाम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की बढ़ती साख जो पहले शक की निगाह से देखी जाती थी वो अब इलाकाई अमन की उम्मीद बन चुकी है। खलीजी तरदीदों और पाकिस्तान की वाबस्तगियों से जाहिर होता है कि इसराइली लॉबी की ये चाल पलट जाएगी और ख़ित्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। ये मुहिम नेतन्याहू की सियासी मजबूरियों को अया करती है, जबकि पाकिस्तान की सफारती कामयाबी मुस्तकिल अमन की बुनियाद रखेगी। और सनाउल्लाह खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, साबिक सफारतकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है जहाँ कोशिशें हो रही हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को समेटा जाए, ख़ित्ते के अंदर अमन हो, फिर इस्तेहकाम भी हो, लेकिन इसराइल जो रोल प्ले कर रहा है, हाउ डू यू सी दैट? यानी बहुत सारी कोशिशों में ये जो इस वक्त इन कोशिशों को गज़न पहुँचाया जा रहा है या वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये तनाज़ा सिमट ना सके, तो इसराइल के किरदार को किस तरीके से देखते हैं आप? इसराइल का किरदार हमेशा से गनवाना रहा है और वो उसकी जो है ना, जो स्पाइलर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसके तौर पे उभरा है। और उसकी तो पूरी कोशिश है कि ये सुलह की तरफ बातचीत ना जाए और ना ही मुस्तकिल किस्म की सीज़ फायर हो, क्योंकि अभी उसके हदफ पूरे नहीं हुए। आपको चंद दिन पहले की नेतन्याहू की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आनी चाहिए, जिसमें उसने बताया था कि a lot has yet to be done, और फिर उसने एक दो चीज़ें अपनी ख्वाहिशात का जिक्र किया था। इस सिलसिले में उसको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान अभी तक ना इस प्रोसेस में मरकज़ी का मोड़ पे खड़ा है और पाकिस्तान अभी तक सफारती तल्लुकात में अब बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, कोशा है, और इसके राब्ते और एक्सेस बढ़ती जा रही है। अब ना आप उसको छोड़िए, आप बात कीजिए फ्री कैन की, जो कि आपस में बंद कमरों में या इवन मीडिया में आके बात करना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका एंड इवन चाइना, तीनों ने आज के दिन पाकिस्तान के किरदार की बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया है। तो ये बात हमारे लिए इत्मीनान की है कि ये इनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी और हमें जो रोल अल्लाह मियाँ ने दिया है और हमारी मेहनत से आया है, हम उसको अभी तक बढ़ा रहे हैं, वो कम किसी सूरत नहीं हो रहा। ये एक डिफरेंट किस्म की पावर है, ये मिलिट्री पावर नहीं है मेडिएशन की, लेकिन ये इसको रियल ना पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये पावर नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सेस है। लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं जो क्लासिक डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं कि ये एक नई तरह की पावर है जो एक्सेस देती है, जो प्रेस्टीज बढ़ाती है, जो आपको सफारती लिंकअप और नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा नुमायां किरदार अदा करती है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम को फ़ख्र होना चाहिए अपनी क़यादत पे और अपने सफारतकारों पे, तो उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की हुई है और इसमें इजाफा ही हो रहा है। बिल्कुल सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं आज ही के दिन में वो पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। तो क्या वजह है सर कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके लहजे के अंदर एक बार फिर सख्ती देखी गई है, फिर रिस्पांस भी आया है अब्बास इराक़ची की तरफ से, तो क्या वजह है कि डेडलॉक इज स्टिल देयर? क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान समिट जो हुई है 2 दिन की, बेसिकली हमने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर ली थी और हमें एक वो एग्रीमेंट तो कोई रिटर्न या अलामिया है जो होता है वो तो नहीं सामने नज़र आया। हमें एक दो चीज़ों का पता चला कि ये आपने हुर्मस जो है
उसको क्लियर करना चाहते हैं, वार ख़त्म करना चाहते हैं। और लेकिन और जौहरी जो तवानाई का उसको एटम बम तो नहीं बनाने देना चाहते, लेकिन उसके आगे पीछे की बातें हमें नहीं पता कि उसके अंदर सैंक्शन है ना, सैंक्शन के बारे में हमें नहीं पता चला। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि ये अभी तक वो फील कर रहे हैं ट्रंप साहब को, उनको तो वो हासिल नहीं हुआ कि पब्लिकली चाइना सरजनश करता या प्रेशर ना डालता चाइना ईरान पे। वो तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी पब्लिकली जो कहा, और वो भी प्रेशर के तौर पे नहीं कहा, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जी आप नए हुर्मुज़ खुलनी चाहिए, फौरी खुलनी चाहिए। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है हुर्मुज़ अपना ट्रंप साहब, और वो ट्रंप साहब अभी भी अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के चक्रों में हैं। और उधर से राक्षी भी अपने मुल्क की इंटरेस्ट की खातिर अपना ना पोस्टिंग बढ़ा रहे हैं। अब दोनों को पता है कि जी वो इस स्टेज पे नहीं है, इस हालत में नहीं है, लेकिन पोस्टिंग ज़रूरी है टू गेट डायलॉग पर ना पे के टेबल पे आने पे, ताकि उनकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो और वो ज़्यादा अच्छा एग्रीमेंट अपने मुल्क के लिए कर सकें। Lastly, sir, what do you think? How long will it take to resolve this issue? ये तो बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन जो परसेप्शन है मेरी उसके मुताबिक ये ज़्यादा महीने तो नहीं चलना चाहिए और ना ही चल पाएगा, क्योंकि अगरचे दोनों साइड्स बहुत है ना बाख्तियार है ना समझी जा रही हैं कि ये एक के पास, एक ने सर्वाइवल है ना की जंग लड़ी है, उसके पास मिसाइल का अभी तक है ना बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके पास ड्रोन्स हैं, उसके ड्रोन्स और मिसाइल ने बहुत खर्चा करवा दिया अमेरिका का और उसके अलाइज को बड़ी गजन पहुंचाई है। ये बातें कही जा रही हैं और उसकी बहादुरी के भी चर्चे हैं, उसकी ट्रेडिशन भी है, लेकिन किस कहाँ तक आखिर उस पे उसका अगर वो भी बंद किया हुआ है, ऑयल किसी किस्म का एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसको जो पहले पैसे कुछ मिल रहे थे वो भी कम हो जाएंगे, तो उनके अवाम की जिसके लिए वो आजकल बहुत परेशान है, तो वो हालत और बदतर होगी। यही इसी तरह की कहानी अगरचे थोड़े लेवल पे अमेरिका की है, अमेरिकन के प्रेसिडेंट खास तौर पे उनके लिए और आम आवाम के लिए है कि जी वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ गए हैं लोगों के, और नफरत भी है क्योंकि इस जंग को कोई पसंद नहीं करता। हर जंग के पास के लिए कोई ना कोई वो जवाब होना चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छी अगर यही न्यूक्लियर फाइल ही इनका मोटिवेशन है, तो ये इस पे तो 27 की इवनिंग को फैसला हो चुका था ऑलमोस्ट ओमानी ना वजीर खारजा के मुताबिक, तो फिर लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे नहीं लगता कि ये महीनों चलेगी, इसको ख़त्म होना है और पाकिस्तान ने अपना दूसरा किरदार एज ए सालसी दूसरे राउंड तो इंशाल्लाह जल्दी शुरू करना है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कराची में हालिया दिनों मुबैना मनशियात नेटवर्क यानी पिंकी नेटवर्क से मुतालिक सामने आने वाले इंकशाफात ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों को एक नई समत दे दी है और इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त होने वाली छापामार कार्रवाइयाँ इस बात की निशानदही करती हैं कि मामला महज एक फ़र्द तक महदूद नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसी तनाजुर में कराची साउथ जोन पुलिस की जानिब से ब्लैक एंजल के नाम से जानी जाने वाली एक और खातून की तलाश जारी है जिसका असल नाम किरण बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक किरण मुबैना तौर पर ऐसे नेटवर्क से मुंसलिक रही है जिसके रवाबित गैर मुल्की शहरियों तक फैलते हुए दिखाई दे रहा है और इस हवाले से ये बात भी सामने आई है कि किरण की मुबैना तौर पर एक अफ्रीकी बाशिंदे से राब्ते रहे हैं जिस पर शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में कोकेन स्मगलिंग के एक हिस्से से मुंसलिक रहा है। दूसरी जानिब इस केस में गिरफ्तार मुबैना मरकजी किरदार अनमोल और पिंकी के खिलाफ भी तहकीकात का दायरा वसी से वसी तर होता चला जा रहा है।
ज़राए के मुताबिक इसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद मजमूई मुकदमात की तादाद 4 तक पहुँच गई है। उनमें से एक मुकदमा थाना वादत कॉलोनी में दर्ज किया गया है, जहाँ से मुबैना तौर पर 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शोबे से वाबस्ता होने की ख्वाहिश में लाहौर मुंतकिल हुई थी। बाद में उसकी मुलाकातें मुख्तलिफ अफराद और मुबैना तौर पर शोबिस हल्कों से होती रहीं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मीनार पाकिस्तान के करीब एक लड़की से मुलाकात के बाद उसके साथ रिहाइश भी इख्तियार की। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिमा ने अपने पहले शौहर से अलहदगी के बाद मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम किया, जिसमें ख़वातीन कोरियर्स और राइडर्स के जरिए मनशियात की तरसील का तरीका इख्तियार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये नेटवर्क होम डिलीवरी तर्ज पर काम करता था, जिसमें मुख्तलिफ राइडर्स शामिल थे। इसके अलावा अब कराची में हालिया कार्रवाइयों के दौरान अबुल हसन अस्फहानी रोड के एक फ्लैट से भारी मकदार में मुबैना कोकेन बरामद होने की इतलात भी सामने आई है, जिसे इसी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों में मजीद तेज़ी पैदा कर दी और दीगर मुमकिन ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। बहरहाल अब इस सारे मंजरनामे पर मुलजिमा की वकील पीर हिदायतुल्लाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि उनकी मौकला के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका। मुलजिमा की वकील क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। अनमोल जो उसकी रिहाइश जो है लाहौर की है, लाहौर में रिहाइश पजीर है और उसको लाहौर से ही उठाया गया है। तकरीबन उसको 1 मई पे उठाया गया। तकरीबन 15 दिन हो गए कि वो उन्हीं की कस्टडी में मिसिंग पर्सन में थी और यहाँ कराची में उनको पेश किया है 13 तारीख को। अब मजबूरी तौर पर यह मामला एक ऐसे पेचीदा नेटवर्क की निशानदेही करता है जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ शहरों और किरदारों पर मुश्तमिल है। एक तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी जानिब दिफाई फरीक इसे ताहाल इल्ज़ामात और गैर साबित शुदा दावों का मजमुआ करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में तहकीकात की पेशरफ्त ये तय करेगी कि ये केस वाकई एक बड़े मुनज़्ज़म बनी है या महज इनफरादी सतह के इल्ज़ामात का सिलसिला है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे से मुताल्लिक बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में मजीद इजाफे की इंदिया ने एक बार फिर अवामी और माशी सतह पर तशवीश को जन्म दिया है, क्योंकि कौमी असम्बली में वजारत ख़जाना की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में यह वाज़ेह कर दिया गया है कि मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए मनफी ख़तरात पैदा कर रही है और अगर खत्ते में कशीदगी या दबाव बरकरार रहता है तो इसके बराह रास्त असरात तवानाई की कीमतों पर मजीद शिद्दत के साथ सामने आ सकते हैं। यानी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर सकती है, जो गरीब तबके पर मजीद बोझ बनकर उभरेगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का यह जवाज़ दे रही है कि पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन इजाफा दरअसल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों, डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर और दरामदी लागत में इजाफे से जुड़ा हुआ है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान बड़ी हद तक तवानाई दरामद करता है, इसलिए आलमी झटके फौरी तौर पर मकामी सारिफ तक मुंतकिल हो जाते हैं। अगर हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती दबाव और बजट खसारे को काबू में रखने के लिए सब्सिडी में कमी करती है तो फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा एक नागुज़ीर हकीकत बन सकता है, जिसका बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट, अशियाए ख़ोरनोश और मजमूई महंगाई पर पड़ेगा। दूसरी जानिब IMF की जानिब से पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी गई हैं, जिसने माशी पॉलिसी के रुख को मज़ीद सख्त कर दिया है। और अब रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी मरहलावार ख़त्म कर दी जाएगी और इसका मुकम्मल बोझ सारिफीन पर मुंतकिल किया जाएगा। इस फैसले का मतलब यह है कि तवानाई की कीमतें बराह रास्त लागत के मुताबिक तय होंगी, जिस पर हुकूमती रिलीफ का अंसर कम से कम होता जाएगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद बिजली और गैस की कीमतों का असर नौ तयन भी किया जाएगा, जिससे एक मुस्तकिल कीमत की बजाय मुसलसल उतार चढ़ाव का माहौल पैदा होगा। इस सूरत हाल में आम सारिफ के लिए बिजली और गैस के बिल्स में इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा, जबकि सनतों के लिए पैदावारी लागत में इजाफा मुसाबकती सलाहियत को मुतासर कर सकता है। इसके साथ साथ IMF की जानिब से हुकूमत को प्राइमरी सरप्लस GDP के 2% तक हासिल करने का हदफ भी दिया गया है, जो कि अखराजात में सख्त कमी और आमदनी बढ़ाने के इक़दाम का तकाजा करता है। इसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के कवानीन में तब्दीली, नैब ऑर्डनेंस में तरामीम और पेपरा रूल्स में इस्लाहात जैसे इक़दाम भी शामिल हैं, जो मालियाती नज़्म ज़ब्त और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ इशारा करते हैं। तमाम ज़मीनी हकीकत यह है कि इन इस्लाहात का फौरी बोझ अवामी सतह पर महंगाई और बिल्स में इजाफे की सूरत में ज़ाहिर होगा। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो हुकूमत एक ऐसे माशी दबाव का शिकार है जिसमें एक तरफ बैनुल-अक़वामी मालियाती तकाज़े हैं, दूसरी जानिब अवामी रिलीफ की ज़रूरत है। इसी तनाज़ुर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और तवानाई पर सब्सिडी का खात्मा बज़ाहिर माली इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम दिखाई देते हैं, लेकिन इनके समाजी असरात इंतहाई गहरे हो सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी, ना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।